दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा एक जुटान, जैसे 2017 में यूनेस्को ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। हम बात कर रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में होने वाले महाकुंभ की। लेकिन इसे लेकर कई सवाल हमारे मन में होंगे, जैसे प्रयागराज में आखिर 12 बरस बाद ही महाकुंभ क्यों होता है? कुंभ की शुरुआत को लेकर क्या क्या पौराणिक कहानियां हैं? 1400 साल पहले जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया तो उसने कुंभ मेले में क्या देखा? प्रयागराज में स्थित अक्षय वट की क्या कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्रद्धालु मुक्ति की कामना के लिए इस वृक्ष से कूदकर जान दे देते थे। मुगल बादशाह अकबर ने जब अक्षय वट को खत्म करने की कोशिश की तो ऐसा क्या हुआ जो हर कोई देखता ही रह गया? उन 2 पैसों की क्या कहानी है जो मदन मोहन मालवीय ने कुंभ को लेकर एक अंग्रेज अधिकारी को सुनाई थी? कुंभ में सबसे पहले अखाड़ों के साधु ही क्यों स्नान करते हैं और इन अखाड़ों का क्या इतिहास है? खबर तो आपने पढ़ी ही होगी कि 2025 के महाकुंभ में 7,500 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 150 साल पहले जब अंग्रेजों ने कुंभ का आयोजन कराया था तो उसमें कितना खर्च आया था और मेले में टैक्स वसूली से अंग्रेजी हुकूमत ने उस वक्त कितनी कमाई की थी? आजादी के बाद आयोजित किए गए पहले महाकुंभ में कैसे 800 लोगों की जान चली गई? क्या इस भगदड़ के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे? इस वीडियो में हम देंगे आपको कुंभ से जुड़े हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव और ये किस्सा है महाकुंभ का। सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन मौकों पर कहां-कहां कुंभ का आयोजन होता है। जब बृहस्पति मेष राशि में और चंद्र और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगता है। जब बृहस्पति कुंभ और सूर्य मेष राशि में हो तो हरिद्वार में कुंभ लगता है। सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में हो तो नासिक में कुंभ लगता है। बृहस्पति सिंह और सूर्य मेष राशि में हो तो उज्जैन में कुंभ आयोजित होता है। यानी सिर्फ 4 जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ही कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन सिर्फ इन 4 जगहों पर ही क्यों? इस सवाल का जवाब मिलता है पुराणों में, जहां कुंभ से जुड़ी 3 कहानियां मिलती हैं। पहली कहानी के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा एक कलश मिला। इसी कलश को संस्कृत में कुंभ कहते हैं। अमृत से भरे कलश के लिए देवता और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ा और इसी दौरान पृथ्वी पर 4 अलग अलग जगहों पर अमृत की एक एक बूंद टपकी। ये 4 जगहें थी प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। दूसरी मान्यता यह है कि महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला प्रदान की थी। घमंड में चूर होकर इंद्र ने उस माला को ऐरावत यानी अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया, जिसे ऐरावत ने पैरों तले रौंद डाला। ये देख महर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया। श्राप से रक्षा के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से अमृत कुंभ निकला। लेकिन ये नागलोक में था, इसलिए इसे लेने पक्षीराज गरुड़ को भेजा गया। नागलोक से अमृत कुंभ लेकर जब गरुड़ आ रहे थे तो उन्होंने इन्हीं 4 जगहों पर इसे रखा था, जिसकी वजह से यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। तीसरी कहानी कहती है कि प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियों विनिता और कद्रू के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि सूर्य के रथ के घोड़े काले हैं या सफेद। शर्त लगी कि जिसकी हार होगी वो दासी बनेगी। विनिता की हार हुई और वो दासी बन गई। विनिता ने कद्रू से प्रार्थना की कि वो उसे दासित्व से मुक्त कर दे। इस पर कद्रू ने शर्त रखी कि यदि वो नागलोक में रखे अमृत घट को लाकर उसे दे दे तो वो उसे मुक्त कर देगी। विनिता ने अपने बेटे गरुड़ को इस काम पर लगाया। गरुड़ जब अमृत घट लेकर आ रहे थे तो इंद्र ने उन पर आक्रमण कर दिया और इसी हमले में अमृत की 4 बूंदें छलक कर 4 अलग अलग जगहों पर गिरी और वहीं पर कुंभ होने लगा। अब ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बात, लेकिन ये सारी बातें पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के आधार पर थी। सवाल है कि आखिर लिखित इतिहास में सबसे पहले कुंभ का जिक्र कहां मिलता है? कुंभ का सबसे पहले जिक्र मिलता है एक चीनी किताब सी यूकी में।
चीन से भारत आए बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग इस किताब में कुंभ मेले का पहली बार जिक्र करते हैं। आज से करीब 1400 साल पहले सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। वो 15 साल भारत में रहा। इस दौरान वो हर्षवर्धन के साथ प्रयागराज भी गया और यहाँ वो कुंभ मेले में लाखों लोगों का जमावड़ा देखकर हैरान रह गया। ह्वेनसांग ने अपने संस्मरण में लिखा कि वो सम्राट के साथ कुंभ मेले में गया, जहां देश भर से राजा आकर दान किया करते थे। ह्वेनसांग ने लिखा कि प्रयागराज के इस समारोह में साधुओं, ब्राह्मणों, अनाथों, बौद्ध भिक्षुओं की बहुत बड़ी संख्या जुटी थी। ये समारोह तकरीबन 4.5 महीने तक चला। सम्राट हर्षवर्धन ने बीते 5 सालों में जितना भी राजस्व इकट्ठा किया था, उन्होंने सब दान कर दिया। राजा ने अपने आभूषण और कपड़े तक दान कर दिए। हर्षवर्धन के बारे में ये भी बताया जाता है कि उन्होंने ही अर्धकुंभ की शुरुआत की थी। उससे पहले सिर्फ 12 साल में ही एक बार कुंभ का आयोजन होता था। हर्षवर्धन की दानवीरता के किस्से भी काफी मशहूर हैं। कहा जाता है कि वो 5 साल में जो भी धन कमाते उसे वो कुंभ के मेले के आयोजन में लगा देते, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर भी बताया। ह्वेनसांग अपने संस्मरण में ये भी लिखते हैं कि जब ये कुंभ हुआ था उस वक्त 5 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। ह्वेनसांग को यकीन नहीं हुआ कि प्रयागराज कुंभ में लोग मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद में देह तक त्याग कर देते थे। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ह्वेनसांग ने जब एक ऐसा पेड़ देखा जिसके पास हड्डियों का ढेर लगा था तो वो डर गया। अपनी किताब में वो लिखता है कि कामकूप तालाब के बाहर मैं नरकंकालों को देखकर दुखी हो गया था। पूछने पर उसे इसके पीछे का रहस्य पता चला कि कुंभ के दौरान जब लोग प्रयागराज आते हैं तो स्नान के बाद अक्षयवट यानी एक बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। और तो और कई लोग अक्षयवट से ही कूदकर जान दे देते थे। उनकी मान्यता थी कि ऐसा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसी मान्यता क्यों थी? कहा जाता है कि धरती पर ये एक ऐसा पेड़ है जिसने सृष्टि का विनाश और सृजन दोनों देखा है। एक कहानी है कि मुगल काल के दौरान अकबर ने जब प्रयागराज में अपना किला बनवाया तो उसने अक्षयवट को खत्म करने की कोशिश की। जड़ से उखाड़ देने के बावजूद भी अक्षयवट खत्म नहीं हो सका और कुछ समय बाद ये वृक्ष दोबारा पनप उठा। मान्यता है कि कुंभ में स्नान के बाद अक्षयवट की पूजा किए बगैर अगर कोई लौट जाए तो उसकी कुंभ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। ये अक्षयवट फिलहाल अकबर के किले में ही मौजूद है। लेकिन इतिहास में ह्वेनसांग पहला शख्स नहीं है जो कुंभ का आयोजन देखकर हैरान रह गया हो। उसकी यात्रा के बहुत बाद जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब भी ऐसा मौका आया। 1942 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। तब भारत के वायसरॉय और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। पंडित मदन मोहन मालवीय और वायसरॉय एक साथ प्रयागराज पहुंचे। वायसरॉय ने जब कुंभ में लाखों लोगों की भीड़ देखी तो वो हैरान रह गए कि बगैर किसी घोषणा के एक साथ इतने लोग संगम तट पर कैसे जुट गए। उन्होंने मदन मोहन मालवीय से पूछा कि कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, इसके प्रचार में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। जवाब में मालवीय ने कहा सिर्फ 2 पैसे। वायसरॉय समझे नहीं तो मालवीय ने एक पंचांग दिखाते हुए बताया कि यह हिंदुओं का कैलेंडर है जिसकी कीमत 2 पैसे है। इसी को देखकर श्रद्धालु कुंभ की तिथि का पता लगा लेते हैं और खुद ब खुद बिना किसी प्रचार के प्रयागराज नगरी पहुंच जाते हैं। बात अंग्रेजी शासन की चली है तो एक और किस्सा यहीं सुनते चलिए। क्या आपको पता है आज से करीब 140 साल पहले कुंभ पर कितना खर्च आया था और आजादी के बाद जो पहला कुंभ प्रयागराज में हुआ उस पर सरकार ने कितने रुपए खर्च किए थे? अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1882 में कुंभ का आयोजन हुआ था। तब देश की आबादी 22.5 करोड़ थी। कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन 8 लाख लोगों ने पवित्र स्नान किया था। आर्काइव से पता चलता है कि तब सरकार ने मेले के आयोजन पर 20,288 रुपए खर्च किए थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम 3 करोड़ 65 लाख रुपए बनती है। 12 बरस बाद 1894 में एक बार फिर महाकुंभ लगा। तब देश की आबादी 23 करोड़ पहुंच चुकी थी और कुंभ के दौरान 10 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई थी। 1894 के कुंभ मेले में ब्रिटिश सरकार ने 69,427 रुपए खर्च किए थे, जो आज के हिसाब से 10.5 करोड़ के बराबर है। इसके बाद 1906 में महाकुंभ लगा। देश की आबादी 24 करोड़ तक पहुंच गई और तब 25 लाख लोग कुंभ मेले में पहुंचे। सरकार ने 1906 के कुंभ मेले के आयोजन पर 90,000 रुपए खर्च किए थे,
जो आज के हिसाब से 13 करोड़ रुपए के बराबर बनते हैं। बात करें आजादी के बाद 1954 में हुए पहले महाकुंभ की, तो उस वक्त करीब 50 लाख लोग कुंभ में पहुंचे थे। 1954 में कुंभ के आयोजन में सरकार ने कितना खर्च किया था, इसका स्पष्ट आंकड़ा नहीं मिलता। 2025 में अब जब ये आयोजन हो रहा है तो यूपी सरकार इसके आयोजन पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि 2013 में हुए कुंभ मेले में सरकार ने 800 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कुंभ की विराट और भव्य यात्रा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मेले का खर्च 20,000 रुपए से बढ़कर आज 7500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में जॉनी लीवर का किरदार बॉबी देओल के किरदार को बताता है कि उसका भाई सोहन कुंभ के मेले में बिछड़ गया था। अमर अकबर एंथनी और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्में अगर आपने देखी हो तो उनमें भी कुंभ में किसी ना किसी के खो जाने का जिक्र आता है। तो लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि कुंभ का मेला आखिर कितने क्षेत्र में फैला हुआ है कि साथ आए लोग अगर जरा भी इधर उधर हों तो वो खो जाते हैं। इसके लिए आपको 2025 महाकुंभ से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े बता देते हैं। इस बार संगम तट पर 4000 हेक्टेयर के इलाके में कुंभ नगरी बसाई गई है, जिसे 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। करीब 45 करोड़ लोगों के मेले में पहुंचने की उम्मीद है। करोड़ों की इस भीड़ में आकर्षण का केंद्र बनेंगे 13 अखाड़े। लेकिन क्या आपको पता है कुंभ में सबसे पहले कौन से अखाड़े और साधु स्नान करते हैं? प्रयागराज में कुंभ के दौरान संगम स्नान की पवित्र परंपरा है, लेकिन संगम स्नान की शुरुआत होती है नागा साधुओं से। सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं, उसके बाद बाकी अखाड़े स्नान करते हैं और उसके बाद ही अन्य श्रद्धालु गंगा और यमुना के संगम पर डुबकी लगाते हैं। नागा साधुओं के बारे में ये मान्यता है कि उन्होंने कई मौकों पर शस्त्र और शास्त्र दोनों से ही हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा की। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित करने के लिए सबसे पहले शाही स्नान का अधिकार मिला। माना जाता है कि बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों का गठन किया था। शुरू में सिर्फ 4 ही अखाड़े थे, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेद की वजह से इनमें बंटवारा होता चला गया और ये संख्या 13 तक पहुंच गई। सबसे नया अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा, जिसका गठन 2018 में ही हुआ था। सभी अखाड़ों को मुख्य तौर पर 3 वर्गों में बांटा जाता है: शैव, वैष्णव और उदासीन। ये अखाड़े गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालते हुए कुंभ में आते हैं। आश्रम से निकलकर मेला क्षेत्र में अखाड़ों के प्रवेश की इस परंपरा को पेशवाई कहा जाता है। अब इसे छावनी प्रवेश भी कहा जाने लगा है। माना जाता है कि यह छावनी प्रवेश साधुओं की शस्त्र शक्ति दिखाने की परंपरा का हिस्सा है। साधु छावनी प्रवेश करते हैं और फिर तय तिथि तक गंगा नदी में ही डुबकी लगाते हैं और इसके बाद कुंभ में पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए संगम स्नान की शुरुआत हो जाती है। अब ये तो हुई कुंभ की बात, लेकिन यहाँ आपको कुंभ की तैयारियों से जुड़े आंकड़ों के बारे में भी जान लेना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जुटान में आने वाले लोगों के लिए शासन प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संगम की रेत वाली जमीन पर टेंट सिटी बसाई गई है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की क्षमता वाली इस टेंट सिटी को बनाने में 68 लाख बल्लियां लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि इन बल्लियों की कुल लंबाई उतनी ही है जितनी की कुंभ नगरी से अमेरिका की दूरी, यानी करीब 13,000 किलोमीटर। कुंभ नगरी की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 70 जिलों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ये इंतजामात सिर्फ इसलिए कि मेले के दौरान कोई हादसा या अनहोनी ना हो जाए। करोड़ों की भीड़ में जरा सी भी ढिलाई किसी भी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकती है। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। एक हादसा जो आजाद भारत का ही है। आजादी के बाद पहली ही बार देश में कुंभ मेला लगने वाला था।
साल था 1954, जहां देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पहुंचे और उन्होंने संगम स्नान किया। इस कुंभ में अस्थायी अस्पतालों के साथ साथ 1000 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने मुस्तैदी के साथ आयोजन की व्यवस्थाएं संभाली थी। कुंभ नगरी में हर इंतजाम को जमीन पर उतारने का काम जमुना प्रसाद नाम के एक अधिकारी को सौंपा गया था। 1954 के कुंभ में सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचे थे। 2 फरवरी की तारीख थी जब पंडित नेहरू अखाड़ों की पेशवाई से ठीक एक दिन पहले कुंभ नगरी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद वो दिल्ली लौट आए, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद संगम क्षेत्र में ही रुक गए। 3 फरवरी 1954 के दिन राजेंद्र प्रसाद अकबर के किले की छत पर एक कुर्सी पर बैठकर अखाड़ों का छावनी प्रवेश देख रहे थे, लेकिन इसी बीच प्रशासन की चूक की वजह से 2 अखाड़े एक साथ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वहां पहले लोगों की काफी भीड़ थी और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। करीब 45 मिनट तक लोग एक दूसरे को कुचलते हुए इधर उधर भागते रहे। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त इस भगदड़ में करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। इस भगदड़ का जिक्र 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कौशाम्बी की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। पीएम मोदी ने कहा था, एक बार पंडित नेहरू जब कुंभ में आए तो अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई थी, हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष ना लग जाए, इसलिए उस समय की मीडिया ने ये दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। कहीं खबर छपी भी तो अखबार के किसी कोने में महज 1-2 कॉलम की। आज से 12 साल पहले यानी 2013 में हुए कुंभ में भी भगदड़ की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 10 फरवरी 2013 की तारीख थी। इस दिन मौनी अमावस्या की तिथि थी। गंगा स्नान के बाद लोग अपने घर जाने के लिए प्रयागराज जंक्शन पहुंचे। स्टेशन लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। शाम 7 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 6 की ओर जाने वाली फुटब्रिज की सीढ़ियों पर अचानक भगदड़ मच गई। लोग फुटब्रिज से नीचे गिरने लगे। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 से 45 लोगों के जान गंवाने की खबर दर्ज है। घायल होने वालों की संख्या सैकड़ों में बताई जाती है। ऐसी ही घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार हर मोर्चे पर व्यवस्था पुख्ता की गई है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाकुंभ मेला चलने वाला है। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस मेले में लोग कल्पवास भी करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कल्पवास आखिर होता क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो प्रयागराज में कल्पवास की तिथि शुरू होती है। शास्त्रों के अनुसार कल्प का अर्थ है ब्रह्मा का एक दिन। कल्पवास एक कठिन साधना है जिसके तहत कल्पवासी को अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर काबू रखना होता है। 1 महीने तक कल्पवासी को जमीन पर सोना पड़ता है। साथ ही एक समय बगैर खाना खाए व्रत करना होता है। एक दिन में 3 बार संगम स्नान का भी नियम बताया जाता है। कल्पवासी अपने टेंट के सामने जमीन में जौ के बीज डालते हैं यानी जौ बोते हैं। ऐसे ही कुछ और कठिन साधनाओं से होकर पूरा होता है 1 महीने का कल्पवास। देश और दुनिया भर से आने वाले लोग इस सदियों पुरानी परंपरा के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं। तैयार है कुंभ नगरी प्रयागराज भी इन श्रद्धालुओं की आवभगत करने के लिए। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक तीर्थराज प्रयाग में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा। इस जमावड़े की परंपरा, उससे जुड़ी कहानियां और इतिहास के पन्नों में दर्ज किस्से हम आप तक लेकर आए। कुंभ क्षेत्र को कुल 25 सेक्टर्स में बांटा गया है जिसे एक मैप के जरिए समझा जा सकता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि कुंभ नगरी का मैप क्या है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां हमने विस्तार से कुंभ मेले के मैप को समझाया है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये भी बताइए कि क्या आप महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं या पहले कभी आप कुंभ मेले में गए हैं, और गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा। और खबर गांव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।